आज अपन किसका रिवीजन करने वाले हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ये देखो कैटेगरी वाइज देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अटैम्प्ट से ऐड हुआ? प्रीवियस 2 अटैम्प्ट है ना, तब से ऐड हुआ, ये नया चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं यार धीरे धीरे। बताइए रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। क्या करना? रीपेमेंट करना। रिडेम्पशन का मीनिंग क्या है भाई? रीपेमेंट करना। क्या रीपे कर रहे हैं आप? अपने केस में अभी किसकी रीपेमेंट देखोगे आप? प्रेफरेंस शेयर्स की। किसकी भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आप रीपेमेंट देखोगे। तो रिडेम्पशन का मीनिंग क्या हुआ भाई? रीपे करना। रिडेम्पशन का क्या मीनिंग है? रीपे करना। तो आप रीपेमेंट किसकी देखोगे इसमें? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। क्या ये रीपेमेंट की टर्म्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं? क्या ये टर्म्स डिसाइडेड रहती हैं एट द टाइम ऑफ इशू? आंसर इज यस, ये टर्म्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। तो रिडेम्पशन का मीनिंग क्या हुआ? आप किसी ऑब्लिगेशन समझते हो, किसी लाइबिलिटी को क्या कर रहे हो आप? रीपे कर रहे हो। किस पे? प्री अरेंज्ड अमाउंट्स और टाइमिंग्स। मतलब आपके एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इतने टाइम में आपको पे करना है, इतना अमाउंट आपको रीपे करना है। तो रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? रीपेमेंट। अपन अपने केस में किसकी रीपेमेंट देखने वाले हैं? प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट। किसकी रीपेमेंट? प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप शेयर्स टॉपिक को याद करें तो मैंने आपको बताया था शेयर्स कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन होता है क्या? क्या इक्विटी शेयर्स की रीपेमेंट होती है क्या? आंसर इज नो। इक्विटी शेयर्स की रीपेमेंट नहीं होती। बट क्यों नहीं होती? क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप। बट प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इनका रिडेम्पशन होता है। और एक्ट या लॉ में कितना पीरियड दिया है? 20 ईयर्स दिया है कि मैक्सिमम इतने पीरियड में तो रिडेम्पशन करना ही है। अगर आप अच्छे से लॉ पढ़ोगे तो इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, बट अपने को उधर नहीं ध्यान देना है। अपने लिए भी काम का ये है कि हाँ मैक्सिमम पीरियड जनरल सिनेरियो में 20 ईयर्स होता है, हालांकि उसकी भी एक्सेप्शन हो सकती है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। रिडेम्पशन का मीनिंग क्या है बताओ? रीपेमेंट। किसका रीपेमेंट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। फिर मैंने आपको बताया कि शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी भाई ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप। तो इसका रिडेम्पशन नहीं होता, इसका रिडेम्पशन नहीं होता। बट प्रेफरेंस शेयर्स ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं करते, इसका रिडेम्पशन अपने को करना होता है। मैक्सिमम कितने पीरियड में रिडेम्पशन हो जाना चाहिए बताओ? 20 ईयर्स। हालांकि इस 20 ईयर्स की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप लॉ में पढ़ोगे जब भी आएगा, इंटर में आएगा या फाउंडेशन में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इधर तक कोई इशू तो नहीं? आगे बढ़ जाएं अपन, आगे बढ़ते हैं भाई। ये है इम्पोर्टेंट। अगर आपने नहीं बनाए इस तरीके से नोट्स तो उसका फ़ोटो ज़रूर खींच लेना, क्योंकि सेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट का, मैं इसी के बेस पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग बताऊंगा। सिर्फ इसके बेसिस पर अकाउंटिंग है पूरी। कौन से सेक्शन के बेसिस पर? सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना। याद करने में प्रॉब्लम होती है तो भाई प्रेफरेंस और 55 ऐसे याद कर सकते हो आप, पापा आ रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस और 55, तो सेक्शन 55 क्या है भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे 3-4, ठीक है, उसी पॉइंट के बेसिस पर अपन क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। तो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने के लिए। ये कुछ बातें आपको बताएगा रिडेम्पशन से रिलेटेड, उनको अपन धीरे धीरे करके समझते हैं। अब रिडेम्पशन कर रहे हैं अपन। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट का सोर्स क्या होगा? मतलब ये जो पैसा आप रीपे कर रहे हो ये कहाँ से आएगा? बात समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ? पहले बताया है सेक्शन 55 ने सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। उसने बोला सिर्फ 2 सोर्सेज पॉसिबल हैं रिडेम्पशन के। कितने सोर्सेज? कितने सोर्सेज हैं भाई? सिर्फ 2 सोर्सेज, 2 सोर्सेज पॉसिबल हैं। फर्स्ट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फर्स्ट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सेकंड क्या है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड क्या है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो सिर्फ 2 सोर्सेज पॉसिबल हैं रिडेम्पशन के। रिडेम्पशन समझ रहे हो क्या है? रीपेमेंट कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? रीपेमेंट। अब रीपेमेंट के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा ना, तो ये पैसा आप सिर्फ 2 सोर्सेज से लगा सकते हो।
पहला सोर्स क्या है, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट से पैसा लगा दिया। किससे लगा दिया पैसा, प्रॉफिट से, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है, फ्रेश इशू कर दिया शेयर्स का। क्या कर दिया, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से पैसा आएगा, फ्रेश इशू से क्या आएगा, तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक से आप क्या कर दोगे, रीपे कर दोगे। तो अब समझना बात, अगर मैं फ्रेश इशू नहीं कर रहा हूं और रिडेम्पशन कर रहा हूं तो वो रिडेम्पशन हमेशा किससे माना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। बात समझना, फ्रेश इशू समझ रहे हो क्या हो रहा है, मैंने फिर से शेयर्स इशू किए। जब मैं फिर से शेयर्स इशू करूंगा तो मुझे बैंक में पैसा मिलेगा, उस बैंक में मिले पैसे को मैंने यूटिलाइज कर दिया फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। किसके लिए यूटिलाइज कर दिया, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर मैं फ्रेश इशू कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। बट इसके अलावा और किसी भी तरीके से अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट से रिडेम्पशन हो रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स दी हैं 10 लाख रुपए की। कितने की हैं इन्वेस्टमेंट्स में, मैंने बेच दी, मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी 15 लाख रुपीज़ में। कितने में बेच दी, मेरी बैंक में कितने आ गए, 15 लाख। बताओ सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना क्या है सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपके सोर्सेस को सॉर्ट कर दो पहले। अगर इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इक्विटी है, बाकी सब कुछ क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट से रिडेम्पशन है। किससे रिडेम्पशन है, डिविजिबल प्रॉफिट से। तो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये रिडेम्पशन से रिलेटेड कुछ बातें बोलना चाह रहा है आपसे। सबसे पहली बात क्या बोली कि यार ये जो पैसा आप लौटा रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ये कहां से आएगा, तो सबसे पहला सोर्स उसने बताया आप फ्रेश इशू कर दो। क्या कर दो, फ्रेश इशू किसका कर रहे हैं, शेयर्स का। एक और क्वेश्चन, सब ध्यान दें भाई, यूट्यूब वाले इधर ध्यान दें, सुनना। एक और क्वेश्चन सुनो, आपने फ्रेश इशू किया डिबेंचर्स का। किसका फ्रेश इशू किया, बताओ सोर्स क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। वेरी गुड, क्या सोर्स है, आपको ध्यान रखना है अगर शेयर्स फ्रेश इशू होके नहीं हो रहा है रिडेम्पशन, तो बाकी सभी सोर्स किस में आ जाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट में। तो सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ध्यान रखना, अगर फ्रेश इशू नहीं है तो भाई क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट से क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है। यहां तक क्लियर है। बट अगर फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू है, ठीक है, यहां तक सही है, सोर्सेस समझ में आए। क्या इसका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि कुछ डिविजिबल प्रॉफिट से कुछ फ्रेश इशू से, तो इसका कॉम्बो भी पॉसिबल है, इसका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। यहां तक क्लियर है। क्या बता रहा हूं मैं, रिडेम्पशन में, रिडेम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। किसका रीपेमेंट अपन कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। अब रिडेम्पशन इक्विटी का होता है क्या, नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस का होता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना था, 20 ईयर्स। हालांकि उसकी कुछ एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो। इसके बाद अपन किस पर है, सेक्शन 55। सेक्शन 55 किसका है, प्रेफरेंस शेयर। कुछ बताना चाह रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बताया, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। बोला सोर्स सिर्फ दो ही हो सकते हैं, पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, और दूसरा क्या है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। किसकी बात हो रही है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, याद रखना, डिबेंचर्स नहीं। किसकी बात हो रही है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में डिबेंचर से रिडेम्पशन हो रहा है तो क्या मानोगे, किससे है भाई, क्या सोर्स है उसका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या सोर्स है उसका भाई, यहां तक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। ये आपको लग रहा होगा कि ये सेक्शन 55 कैसे रिलेवेंट है, बट पूरी अकाउंटिंग जितने भी कुछ भी होगा इस चैप्टर में वो पूरा बेस्ड इस पे ही है। ये जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे ना, कितने 4 पॉइंट, सब कुछ इसी पर बेस्ड है। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चैप्टर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात क्या बोली सेक्शन 55 ने सेक्शन 55 बोला सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करो। किसका, फुल्ली पेड अप। बताओ पार्टली पेड अप का हो सकता है रिडेम्पशन, नहीं। वो क्या बोला, यार अगर सामने वाले ने हमें पूरे पैसे दे दिए हैं तभी तो मैं पैसे लौटाऊं उसको, नहीं तो नहीं लौटाएंगे। तो अगर क्वेश्चन फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो आप उसे क्या बनाओगे, फुल्ली पेड अप बनाओगे। इससे रिलेटेड भी मल्टीपल केसेस हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, बट पॉइंट दिमाग में रखो। पहले क्या बोला मैंने, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। पहला सोर्स क्या है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं। दूसरा सोर्स क्या है, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट क्या बोला, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो वो कौन से होंगे भाई जिनका रिडेम्पशन हो रहा है, फुल्ली पेड अप। कौन से रिडेम्पशन होंगे भाई, फुल्ली पेड अप। इन्हीं को ही आपको रिडीम करना है। इससे रिलेटेड केसेस भी आगे आएंगे। ये दोनों पॉइंट क्लियर है पक्का। पॉइंट नंबर 3 देखो, यही है सब कुछ। मैं इतना बता दूं, आपके सेक्शन में ही अकाउंटिंग लिखी गई है। किस में लिखी गई है, सेक्शन। और एक्ट ने बोल दिया ऐसा करना है तो अपने को करना ही पड़ेगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर रिडेम्पशन पे आप कोई प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हो,
रिडेम्पशन पे प्रीमियम हो सकता है ना, 100 रुपये लिए 110 लौटा रहे हैं, हो सकता है। अगर आप रिडेम्पशन पे प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमेशा प्रॉफिट से आएगा कंपनी के, किससे आएगा? तो अगर देखना इधर 100 रुपया और 10 प्रीमियम है रिडेम्पशन पे, 10 रुपया क्या है बेटा? तो ये 10 रुपया कहाँ से आ रहा है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किससे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो रिडेम्पशन पर प्रीमियम हमेशा कहाँ से प्रोवाइड करना? पीएनएल से। अभी इसको मैं एंट्री से लिंक कर दूंगा, आप पॉइंट दिमाग में रखो। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रीमियम अगर पेबल है रिडेम्पशन पे तो हमेशा कहां से प्रोवाइड करना है? कंपनी के प्रॉफिट से। कहां से प्रोवाइड करना है भाई? कंपनी के प्रॉफिट से। यहां तक क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन भाई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जिनसे क्या बांटा जा सकता है? डिविडेंड। जिनसे क्या बांटा जा सकता है? डिविडेंड। अभी आगे बता दूंगा क्या क्या हो सकते हैं ना। फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रीमियम अगर पेबल है रिडेम्पशन पे तो वो कहां से प्रोवाइड फॉर किया जाएगा? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहां तक सही। अगर प्रेफरेंस शेयर्स आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो, प्रॉफिट से रिडीम करना मतलब डिविजिबल प्रॉफिट से रिडीम करना। दो सोर्सेस थे, अगर मैं इससे रिडीम कर रहा हूं, किससे? डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से, तब देखो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम शैल बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या बनेगा? सीआरआर बनेगा। एक्ट ने बोला, एक्ट ने क्या बोला देखते जाना। एक्ट बोल रहा है जब आप फ्रेश इशू से कर रहे हो ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आप इस केस में सीआरआर मत बनाओ, आप इस केस में सीआरआर। बट जब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से कर रहे हो तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर। सीआरआर क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका लॉजिक मैं बता सकता हूँ बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। एक्ट ये चाहता है बेटा कि कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर रिडेम्पशन बराबर होनी चाहिए। कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर रिडेम्पशन बराबर होनी चाहिए। बिफोर और आफ्टर रिडेम्पशन बराबर होने का मतलब क्या है? देखते जाना भाई। कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर प्रॉफिट्स, ये आपका भाई शेयर कैपिटल में मान लेते हैं इक्विटी है 1 लाख, प्रेफरेंस है 1 लाख। बेटा अगर मैं प्रेफरेंस की रीपेमेंट कर रहा हूँ, किसकी रीपेमेंट कर रहा हूँ बताओ? रीपेमेंट के बाद ये कितनी हो जाएगी? 0। और कैपिटल कितनी हो जाएगी? सिर्फ 1 लाख। ये नहीं चाहता एक्ट। एक्ट बोलता है बिफोर एंड आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल मस्ट बी सेम। बिफोर और आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वो क्या बोला देखते जाना भाई। अगर फ्रेश इशू होगा तो बताओ मैं कितने रुपए का फ्रेश इशू करूंगा? 1 लाख का। 1 लाख से क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल। अब देखो भाई 2 ये पहले थी, अभी भी कितनी हो गई? 2। ये एक्ट ने खुद कर दिया 2। यहां तक सही है। अगर मैं कैपिटल इशू नहीं करूं, अगर मैं कैपिटल इशू, तो मैं सीआरआर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कितने का बनाऊंगा सीआरआर? 1 का इक्विटी, 1 का सीआरआर। बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 2। तो बिफोर एंड आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? ये सेक्शन 55 बोल रहा है। हाँ करेक्ट, आउटसाइडर प्रोटेक्शन के लिए सही है वो, मैं समझा सकता हूँ आपको बैलेंस शीट बनवा के, ठीक है, बट अपन नहीं कर रहे, तो फिर रेगुलर बच्चे ने फालतू फीस दे दी ना। ठीक है आ जाओ भाई। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या मतलब था इसका? सबसे पहला क्या है? सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। कितने सोर्सेज हैं? सिर्फ 2। एक आपका क्या है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। क्या डिबेंचर्स लिखा है यहाँ पर? नहीं, सिर्फ किसकी बात हो रही है? यानी और कोई भी सोर्स किस में आ जाएगा? डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए। सेकंड बोला सिर्फ उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडेम्पशन करो जो क्या है बताओ? फुल्ली पेड अप। थर्ड बोला अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कहां से आएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट बोला अगर प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिट से रिडीम हो रहे हैं, किससे रिडीम हो रहे हैं? प्रॉफिट से रिडीम हो रहे हैं, तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर में। रीजन क्या है? बिफोर रिडेम्पशन एंड आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल सेम होनी चाहिए ताकि क्रेडिटर्स का जो राइट है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है बट अपन यहीं तक रुक रहे हैं। ठीक है, आपको बस कितना ध्यान रखना है? बिफोर एंड आफ्टर रिडेम्पशन कैपिटल क्या होनी चाहिए? सेम। तो अब मुझे बताना, मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ 10 लाख का, कितने का? 10 लाख रुपीस का रिडेम्पशन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स जो मैं फ्रेश इशू किया हूँ वो है 2 लाख के, तो बताओ सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा? 8 लाख रुपीस। तुम समझ गए? सीआरआर में सिर्फ वो अमाउंट जाएगा जो कहां से गया? प्रॉफिट से। जिनका रिडेम्पशन कहां से हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट से। कहां से रिडेम्पशन हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट से। यहां तक क्लियर है? ये 4 पॉइंट के बेस पर ही पूरी अकाउंटिंग है।
अब इसमें CRR में अमाउंट निकालने का एक मैं तरीका बताता हूँ। आप लिखो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, जितनी भी फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की रिडीम होनी है, माइनस कर दो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जितना भी फ्रेश इशू ऑफ शेयर से पैसा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। आपका निकल जाएगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। ठीक है, समझ में आए ना। अल्टीमेटली देखो ना, अगर मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ 10 लाख का, 2 लाख की इक्विटी रेज कर चुका हूँ, तो बताओ कितना CRR में ट्रांसफर होना है, 8 लाख। ये वही फॉर्मूला है, इसको बस लिख दिया अपन ने। यहाँ तक क्लियर है? इस सेक्शन 55 क्लियर हुआ भाई? फिर से सुनना भाई, क्या बताया मैंने सेक्शन 55 में? सिर्फ 4 पॉइंट है, इसी के इर्द गिर्द भाई अकाउंटिंग अपनी घूमने वाली है, समझना। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन की बात की, कौन से सोर्सेज हैं? फ्रेश इशू है शेयर्स का, और बैलेंस सोर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। सेकंड क्या बोला? सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। थर्ड क्या बोला? अगर कोई प्रीमियम प्रोवाइड करना है, कहाँ से प्रोवाइड करोगे? फोर्थ क्या बोला? अगर आपने रिडेम्पशन किया प्रॉफिट से, प्रॉफिट मतलब डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या है? डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से अगर आपने प्रोवाइड किया है भाई रिडेम्पशन, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला? फेस वैल्यू। प्रीमियम की बात नहीं करना, प्रीमियम तो कहां से आएगा? P&L से। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो भी रिडीम हो रहे हैं उसका अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। बट सर हर बार सिर्फ एक ही सोर्स नहीं होता, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसमें देखो कितना फेस वैल्यू का रिडीम किया, माइनस कितनी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स थे, फ्रेश शेयर्स से कितना प्रोसीड आया, दोनों को डिडक्ट कर दोगे। बैलेंस पोर्शन आप क्या मानोगे? कहां से रिडीम हुआ? कहां से रिडीम हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट से। और जब डिविजिबल प्रॉफिट से रिडेम्पशन होता है तो इक्विवेलेंट अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। यहां तक सही है? अब सर ये CRR क्या फ्री रिजर्व है क्या? क्या CRR फ्री रिजर्व? बेटा फ्री रिजर्व समझते हो क्या होता है? जिससे क्या बांट सकता हूं मैं? डिविडेंड। जिससे क्या बांट सकता हूं? डिविडेंड। ध्यान से सुनना, CRR का सिर्फ एक ही काम है, बताओ क्या इशू करना? बोनस। CRR का काम क्या है? बोनस इशू करना। तो CRR भाई कैसा प्रॉफिट हो गया? नॉन डिविजिबल। ये फ्री प्रॉफिट हुआ क्या? क्या ये फ्री रिजर्व हुआ क्या? आंसर इज नो। ये कैसा है भाई? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। अब क्योंकि इससे बोनस इशू करना है तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? कैपिटल का पार्ट मान सकता हूँ। किसका पार्ट मान सकता हूँ? कैपिटल का पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई CRR से सिर्फ क्या इशू हो सकता है? बोनस। अब देखना एक क्वेश्चन है शायद बुक में जिसमें क्या हो रहा होगा? रिडेम्पशन भी हो रहा होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, देन क्या इशू हो रहा होगा? बोनस। बोनस शेयर इशू हो रहे होंगे। क्या इशू हो रहे होंगे? बोनस। तो उधर भी ये काम आ जाएगा। CRR को मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ? फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यहाँ तक क्लियर है? क्या CRR से डिविडेंड बढ़ सकता है? आंसर इज नो। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। यहाँ तक क्लियर? तो कितने पॉइंट है भाई? ये 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट के इर्द गिर्द अकाउंटिंग जाती है, कुछ भी नया नहीं है। इन चारों पॉइंट को बार बार मैं सेम चीज बोलते रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट कर दूं मैं। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फुल्ली पेड अप की। सबसे पहले क्या क्या सोर्सेज थे? फ्रेश इशू था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था और कॉम्बिनेशन था। तो रिडेम्पशन अपन सबसे पहले किसकी बात कर लें? फ्रेश इशू से। किससे बात कर लें भाई? देखो भाई नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। ध्यान से समझ लेना, डिबेंचर के जो प्रोसीड है, मैं अगर डिबेंचर इशू कर दूं उससे जो प्रोसीड होने वाले हैं उसको मैं फ्रेश इशू नहीं बोल रहा। फ्रेश इशू में किसका बोल रहा हूँ? शेयर्स का, डिबेंचर्स का नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बताओ, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है ना? आपके सोर्सेज बताए मैंने, बताया थोड़ा बहुत 3 आइटम और। अभी सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं जो बुक में दिए हैं ना। यहाँ पर देखना क्या दिया है पॉइंट। पिंक क्यों हो रही है भाई स्क्रीन? ये सही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया जो क्वेश्चन में यूज होता है। देखना है क्या बोलना चाह रहा है। एक दिमाग में हमेशा प्रॉब्लम आपके आएगी, मैं ऐसे जो डाउट्स आएंगे ना क्वेश्चन में उसको मैं अलग से नोट्स में ऑलरेडी एड्रेस कर दिया हूँ पहले से, तो आप इसको समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। जब फ्रेश इशू करते हैं हम, किसका बताओ? शेयर्स का। किस चीज़ के लिए? रिडेम्पशन के लिए। किस चीज़ के लिए? रिडेम्पशन के लिए। क्या क्या कर रहे हैं भाई? फ्रेश इशू कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? रिडेम्पशन के लिए। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये फ्रेश इशू तो प्रीमियम पर भी हो सकता है। किस पर हो सकता है? प्रीमियम। और प्रीमियम वाला अमाउंट किस अकाउंट में जाता है?
अबे यार क्या पागल वागल हो गया, आओ इधर फिर से। अब यहाँ किस प्रीमियम की बात कर रहा था मैं? रिडेम्पशन पे होने वाला प्रीमियम। किसकी बात कर रहा था? रिडेम्पशन पर होने वाला प्रीमियम। मतलब समझ रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब मैं पैसे लौटा रहा हूँ उस पर देने वाला प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है? प्रॉफिट से। यहाँ पर वो बात कर रहा था। अब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रेश इशू किया अपन ने इक्विटी शेयर्स का, मतलब फिर से इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो प्रीमियम पर भी हो सकते हैं। जब प्रीमियम पर होते हैं तो किस अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यानी फ्रेश इशू अगर मान लेते हैं 10 फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो फ्रेश इशू से कितना पैसा आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तुम समझते जाना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फ्रेश इशू करने से कितना पैसा आएगा भाई? 12 रुपये आएगा। 10 रुपये किसका आएगा बताओ? फेस वैल्यू का। 2 रुपये किसका आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। आपके दिमाग में हमेशा डाउट आएगा कि क्या सर इस 12 रुपये से मैं रिडेम्पशन कर सकता हूँ क्या? बताओ रिडेम्पशन सिर्फ कितने रुपए से होगा? 10 से। किससे रिडेम्पशन होगा? 10 से। 2 रुपये से रिडेम्पशन नहीं होना है। 2 रुपया किस में गया? और सिक्योरिटीज प्रीमियम के निकालने की क्या है बताओ? लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस थी बताओ? कितने पर्पस के लिए थे? 5 थे। अब उसमें एक और डाउट आता है, ठीक है, कि सर उस 5 पर्पस में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज भी तो है, तो प्रीमियम को पीएनएल से क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो? डाउट समझे क्या बोल रहा हूँ? समझ गए ना डाउट क्या है? देखते जाना भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ऐसा हो सकता है कि फ्रेश इशू किस पर हो जाए? प्रीमियम पर हो जाए। बेटा प्रीमियम का पैसा किस अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और क्या बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बोनस, बायबैक वगैरह, राइट ऑफ। 2 राइट ऑफ थे, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज था। तो क्या मैं पूरे 12 को यूज कर सकता हूँ? आंसर इज नो। आप कितने को यूज कर सकते हो? सिर्फ 10 को रिडेम्पशन के लिए। 2 रुपया किस में चले जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है। अब एक डाउट आता है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ बताओ? प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। बोल है ना, लिखा हुआ है, अपन याद कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रिवीजन में याद किया था अपन ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सर जब ऐसा हो सकता है तो आप ऊपर दिए गए पॉइंट में ये क्यों बोल रहे हो कि प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड करना है? पीएनएल से। कहाँ से प्रोवाइड करना है? पीएनएल से। आप ये भी तो बोल सकते थे कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अवेलेबल है तो कहाँ से प्रोवाइड करो? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। अगर फिर भी बच जाए तो कहाँ से प्रोवाइड कर दो? पीएनएल से। बट अपन ने ऐसा बोला क्या? हमें कहाँ से प्रोवाइड करना रहेगा? पीएनएल से। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन पढ़ते हैं आधी अधूरी चीज। ठीक है, देखना अभी 52 बता रहा हूँ मैं इसमें बुक में से। किसी को जल्दी तो नहीं है ना? देखना भाई, ये दिया सेक्शन 52 दिया है। क्या क्या दिया देखो? बोनस, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी, राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड परचेज ऑफ ओन शेयर। क्या होता है बताओ? बायबैक। क्या होता है? बायबैक। अब ये लाइन दी सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स लिखा हुआ है एक्ट में। आप क्यों हमें प्रीमियम पीएनएल से प्रोवाइड फॉर करवा रहे हो? बिकॉज बेटा इसका प्रोविजो है। प्रोविजो समझते हो? लॉ पढ़ रहे हो ना? एक्सेप्शन है इसकी। क्या है? एक्सेप्शन है। ये नीचे दी है एक्सेप्शन। इट मे बी नोटेड दैट जो क्लास ऑफ कंपनीज जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस के अकॉर्डिंग बनते हैं वो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम बी और डी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसके लिए? बी और डी। और डी कौन है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखा है भाई? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसने क्लियरली बोला अगर कंपनीज 133 फॉलो कर रही है, 133 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, जो कि करेंगी, अपना अजम्पशन तो ये रहेगा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, वो प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती। किसके लिए बताओ? डी पर्पस के लिए। डी पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। यही रीजन है, मैंने साफ साफ लिखवा दिया वहाँ पे कि प्रीमियम जो भी रिडेम्पशन पे प्रोवाइड फॉर करोगे उसको पीएनएल से प्रोवाइड करना। कहाँ से प्रोवाइड करना? कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं, क्योंकि आपका अजम्पशन क्या रहेगा? कंपनीज क्या फॉलो कर रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 133। ये चीज समझ में आ गया। अब ये सेक्शन भी पूरा हो गया। आगे बढ़ जाए तो अगर 12 रुपये आ रहा होगा बेटा तो 2 रुपया किस में जाएगा और 10 किस में जाएगा बता दो? रिडेम्पशन के लिए। 10 रुपये किस में जाएगा? रिडेम्पशन के लिए। ये डाउट क्लियर है? बताओ कुछ दिक्कत यहाँ तक? बताओ यार। यहाँ तक सही है? अकाउंटिंग एंट्रीज पर कूदे हम। तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? मैंने क्या क्या बता दिया। रिडेम्पशन का मतलब क्या था? रीपेमेंट। इक्विटी शेयर्स का होता है क्या? नहीं होता। किसका होता है? कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 55। क्या बोला? सोर्सेज क्या क्या है? डिविजिबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू
किसका, शेयर्स का या डिबेंचर्स का? सेकंड कौन से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होगा? फुल्ली पेड अप। नंबर थर्ड बताओ प्रीमियम रिडेम्पशन पे कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है? और नंबर फोर्थ क्या था? अगर प्रॉफिट से रिडेम्पशन हुआ है तो पैसा कहाँ जाएगा? सीआरआर में। क्या पर्पस था? प्रॉफिट बिफोर कैपिटल बिफोर रिडेम्पशन एंड आफ्टर रिडेम्पशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सही है यहाँ तक? इसके बाद क्या बताया भाई कि अगर मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ तो हो सकता है प्रीमियम पे मेरा फ्रेश इशू हो, तो कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी पैसा आ रहा हो। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं यूज कर सकता हूँ रिडेम्पशन के लिए? आंसर इज नो। सिर्फ फेस वैल्यू तक का पैसा ही मैं यूज कर सकता हूँ रिडेम्पशन में। अब जनरल एंट्रीज देखें, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? फ्रेश इशू। क्या हो रहा है? फ्रेश इशू किस किस पर हो सकता है? पार पर या फिर प्रीमियम पर। बेटा फ्रेश इशू को तुम समझ रहे हो, ये इक्विटी का फ्रेश इशू है। किसका इशू है भाई? इक्विटी का फ्रेश इशू है। ये जो नोट्स है ना, आप मत मेहनत करो, मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। मैं क्या करूंगा इसका ये बताओ? मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं भेजूंगा, मैं अपने पास बचा के रखूंगा इसको? भाई मैं भेज दूंगा, है ना। अगर आप इक्विटी का फ्रेश इशू कर रहे हो, आप ये पढ़ चुके हो बेटा, इशू की एंट्री आती है आपको इक्विटी की। सबसे पहले क्या आता था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फलाना डेन का। बट अब क्या होता है ना, आगे जाके ये सब चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं। बोले यार ये सब एंट्रीज कट तो जाती हैं। अगर एक सिंगल एंट्री में आपसे पूछे इशू की एंट्री, तो वो है क्या? बैंक बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। बैंक बढ़ रहा है और तो अगर पार पर इशू है, किस पर इशू है? पार पर इशू है। सर ये शेयर का फ्रेश इशू इंस्टॉलमेंट में हो सकता है? देखो क्वेश्चन जिसमें कर दे हो जाएगा, है ना। इंस्टॉलमेंट में कर दे तो अपन इंस्टॉलमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर पार पर इशू हो रहा है, किस पर? मतलब 10 की फेस वैल्यू के लिए कितना पैसा मिल रहा है स्टूडेंट? 10। तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इससे हो क्या रहा है? मेरी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मुझे बताओ इस एंट्री में कुछ दिक्कत? मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? मैं रिडेम्पशन पढ़ा रहा हूँ। रिडेम्पशन का सोर्स अभी क्या है? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को फ्रेश इशू करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं पैसा क्यों रेज किया? फ्रेश इशू किसका है भाई? भाई शेयर कैपिटल का है, तो मैं शेयर्स इशू किया हूं तो भाई शेयर कैपिटल को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 10 की फेस वैल्यू के बदले इशू प्राइस कितनी रख दूं? 12। तो 2 रुपया किसका माना जाएगा? प्रीमियम का। और आपको पता है प्रीमियम किस अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगी उसकी? बैंक में आएगा पैसा कितना? 12। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10। 2 किस में चले जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कुछ दिक्कत है इशू में? इशू की एंट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। इसको और इजी फॉर्म में बताया क्या अल्टीमेटली इशू से होता क्या है? बैंक में पैसा आता है और कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उचक रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ठीक है। कैसे पैसे दिए जा सकते हैं इनको? प्रीमियम पर या फिर पार पर। हो सकता है मैं 10 लूँ और बदले में कितने लौटा रहा हूँ? 12। हो सकता है 10 लेकर कितने लौटा रहा हूँ? 10। यहाँ तक सही है। तो प्रीमियम पर जब रिडेम्पशन करना है, मुझे बताओ रिडेम्पशन मतलब वापस दे रहे हो पैसे, सही है ना बात। तो जब मैं वापस दे रहा हूँ तो ये कैपिटल मेरी बुक्स में रहेगी क्या? जब कैपिटल नहीं रहेगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं अपन? डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री समझे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या हो गया? बताओ 10 के बदले बच्चों कितने लौटा रहा हूँ? 12। 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस। 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस का नाम क्या रखा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा लॉसेस हमेशा क्या होते थे? डेबिट होते थे। तो अपन ने किसको डेबिट किया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किसको पैसा देना है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो एक लाइबिलिटी बना दी। लाइबिलिटी का नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। किस क्या नाम है लाइबिलिटी का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। मुझे पहली एंट्री रिडेम्पशन की समझ आपको क्लियर है? मैंने क्या बोला? रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। 10 रुपए लिए, कितने लौटाना चाह रहा हूँ? 12। कितने लौटा रहा हूँ? तो भाई अब मैं वापस लौटा रहा हूँ, तो क्या ये कैपिटल मेरी बुक्स में आएगी? क्या नहीं आएगी। कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं बताओ? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया मैंने? डेबिट कर दिया। भाई 10 की डेबिट होनी चाहिए थी, आप लौटा कितने रहे हो? 12। 2 रुपए का क्या मान लो आप? लॉस। इस प्रीमियम मान लो बट है वो लॉस, ठीक है। लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो अपन ने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किसको पैसे देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो एक लाइबिलिटी बना दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या लाइबिलिटी बना दी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ तक सही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पार वाली एंट्री समझना। किसकी? पार मतलब 10 रुपए लिए थे, कितने लौटा रहे हैं? 10।
लौटा रहे हैं, तो क्या कैपिटल मेरी बुक्स में आएगी? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूं? डेबिट। किसको पैसे देना है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया? ये दोनों एंट्रीज में कुछ दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करेंगे तो बताओ बैंक बढ़ेगा या कम होगा? तो बैंक अकाउंट में क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अब ये जो मैंने लाइबिलिटी खड़ी की थी किस नाम से बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट से। अभी एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। तो हटाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? बता दो। नहीं ना? मैंने क्या बोला था याद करो, सेक्शन 55। अगर रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम दे रहे हो तो कहां से प्रोवाइड फॉर होगा? इससे तुम एंट्री समझ पाओगे अब। ठीक है, क्या बोला भाई? अगर आप प्रीमियम दे रहे हो किसके टाइम पे? रिडेम्पशन के टाइम पे, तो कहां से प्रोवाइड फॉर करना है? पीएनएल से। यानी पीएनएल को क्या करना पड़ेगा? कम करेंगे तो पीएनएल को क्या कर दिया? डेबिट। क्रेडिट कौन हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। क्या क्रेडिट हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। तो तुम समझ गए भाई कि अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो वो कहां से प्रोवाइड फॉर करना है? पीएनएल अकाउंट से। कहां से? तो कितनी सिंपल सी एंट्रीज थी, समझे? क्या हुआ? पहले फ्रेश इशू, बैंक में पैसा आया, इक्विटी के शेयर कैपिटल बढ़ गया। हो सकता है प्रीमियम पे आए तो बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट। रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम मेरा लॉस है, प्रीमियम को डेबिट मार दिया। पेमेंट कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और प्रीमियम को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल अकाउंट में। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी है पहले वाले केस में? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने शेयर्स थे भाई इसके? 5000। फेस वैल्यू कितनी थी बताओ? कितनी कैपिटल होगी? 5 लाख। कितनी कैपिटल है भाई? 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। फुली पेड अप है, अच्छी बात है। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस। ये मैशअप वर्ल्ड जो भी है भाई, थोड़ा चिल कर यार। क्वेश्चन लिखेगा, देखो अगर क्वेश्चन ने लिख दिया ना कुछ तो उसको फॉलो कर लेना भाई यार। नहीं लिखेगा लेकिन क्वेश्चन, बताओ भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। कैसे रिडीम्शन हो रहा है बताओ? पार पर। आसान क्वेश्चन है। देखना क्या लिखा, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है? कितने फेस वैल्यू के? 10 के। मुझे बताओ कितना पैसा लौटाना है? कितना पैसा लौटाना है? सोर्स क्या है? फ्रेश इशू। सोर्स क्या बताओ? फ्रेश इशू। सही है। तो भाई 5 लाख रुपए लौटाने। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है इतना? कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 50,000। बताओ बेटा फ्रेश इशू करने की एंट्री बैंक में क्या जाएगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। बेटा क्या इशू किया अपने? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि नरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट यहाँ लिखना पड़ेगा कि कितने इक्विटी शेयर इशू किए? 50,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? ₹10। तो मल्टीप्लाई करके कितना है? 5 लाख। बताओ इसकी एंट्री में कुछ दिक्कत है किसी को? बेटा पैसा लौटाना है, क्या करना है? जब पैसा लौटाना है तो ये कैपिटल मेरी बुक्स में आनी चाहिए क्या? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर दूं मैं? डेबिट। क्या कर दूं? हटाएंगे तो क्या कर दूं? डेबिट। 5 लाख से डेबिट कर दिए। पैसा किसको लौटाना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी मैंने स्टूडेंट्स, किस नाम से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पैसे हैं मेरे पास, लौटा दूं इनको। ये लाइबिलिटी खत्म बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। और बैंक मेरा कम हो गया तो मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मुझे बताओ इलस्ट्रेशन 1 में कुछ भी प्रॉब्लम है भाई? क्लियर है ये? आगे बढ़ जाऊं मैं? सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं भाई, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें आप। बिल्कुल धीरे धीरे अपन समझ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए भाई। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है ना। बाद में मत तो चकना कि भाई ये तो हो गया, गड़बड़ हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सी लिमिटेड है 10,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। मुझे बताओ भाई कितना हो गया कैपिटल? 10 लाख। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स। किस पर रिडीम कर रही है? पार पर। देखो सब जो भी आपने वो पढ़ा है ना 55, सब आते रहेगा बार बार। यहाँ पार पे रिडेम्पशन है। किस पे रिडेम्पशन है?
by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। बताओ भाई इशू प्राइस क्या है फ्रेश इशू की? 12। फ्रेश इशू हो रहा है, ये चीज तो समझ गए। सोर्स क्या है बताओ? फ्रेश इशू। फिर से इशू कर रहे हैं, कितने शेयर इशू कर रहे हैं भाई? कितने इशू प्राइस है? 12, जिसमें 10 बेटा क्या है? फेस वैल्यू, और 2 रुपया क्या है? प्रीमियम। आपको भाई एंट्री रिकॉर्ड करनी है। क्या रिकॉर्ड करना है भाई? एंट्रीज। ध्यान से समझना बात को। सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोला है उसने। क्या बोला है? अगर मैं नंबर आपसे निकलवाना चाहूं, मुझे बताओ कितने पैसे लौटाने? 10 लाख लौटाने। इसको डिवाइड करेंगे क्या? 12 से कर देंगे? नहीं, मैंने क्या बताया था एक पॉइंट में, याद करो। एक अगर फ्रेश इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम पर है, आपका प्रीमियम पर फ्रेश इशू है, तो प्रीमियम वाले अमाउंट को यूज नहीं कर सकते रिडेम्पशन के लिए। तो रिडेम्पशन के लिए सिर्फ कौन सा अमाउंट यूज होगा? 10 रुपया। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू होंगे बताओ? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू होंगे। कितने इशू होंगे? 1 लाख। तुम समझे बात को? बच्चे क्या कर सकते थे यार, 12 रुपए आ रहे हैं फ्रेश इशू से, 10 लाख को डिवाइड कर दो कितने से? 12 से। जो भी डेसिमल जो भी आ रहा है ये फिगर, उतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दो। ये गलत है। कितना भाई कैसे इशू देखा जाएगा? कितना पेमेंट करना है? 10। बेटा इस 10 लाख की पेमेंट सिर्फ किस पार्ट से होगी? फेस वैल्यू वाले पार्ट से। 2 रुपए से तो हो ही नहीं सकती। जो 2 रुपया है वो किसके अगेंस्ट है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट, जिसके यूज पर क्या है बताओ? रिस्ट्रिक्शन है। क्या है यूज पर? तो भाई सिर्फ कितने से डिवाइड होगा? 10 से। फ्रेश इशू की एंट्री करें। बैंक में कितना पैसा आएगा? 1 लाख इंटू 12। 1 लाख इंटू, देखो बैंक में कितना आया? 12 लाख रुपया। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 10। 2 लाख किसका होगा? तो बेटा ये सिर्फ 10 लाख यूज कर सकता हूं मैं, 2 लाख यूज हो सकते हैं क्या? आंसर इज नो। यही रीजन है मैंने किससे डिवाइड किया? 10 से। 12 से डिवाइड नहीं होगा ये, 12 से डिवाइड नहीं होगा ये। तुम समझे बात को? अगर फ्रेश इशू कितने पर है बताओ? प्रीमियम पर है। किस पर है भाई? प्रीमियम पे। तो 10 का शेयर आप कितने पे दे रहे होंगे? 12 में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ कितना रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हो? 10। 2 रुपए तो किस में जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, उसको आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? ये फ्रेश इशू की एंट्री क्लियर है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे वापस कर रहे हैं। तो क्या उनकी कैपिटल आएगी बुक्स में? कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम तो क्या कर दूं मैं? डेबिट। कितने से? 10 लाख से। किसको पैसे लौटाने? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको पैसे लौटाने? तो क्रेडिट किससे? लाइबिलिटी को कर दूं, जिसका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जब इनको पैसे लौटाएंगे तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो डेबिट कर दी, और बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक सही है? किसी को कुछ दिक्कत? आपको डाउट तो नहीं आएगा कि यार ये 12 से क्यों डिवाइड नहीं किया, 10 से क्यों किया? तुम समझ गए? नोट्स में क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका फ्रेश इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम पर है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पार्ट सोर्स नहीं बनेगा रिडेम्पशन के लिए। सोर्स सिर्फ कहाँ तक पार्ट बनेगा? फेस वैल्यू तक का। कितने तक का? फेस वैल्यू तक का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें हम। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बट देख लेते हैं। चलो। जी इंडिया लिमिटेड एट 9000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा 9000 इंटू 10, 90,000 की क्या हो गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस शेयर्स एट पार। कैसे रिडेम्पशन हो रहा है? पार पे। बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9। कितने भाई? ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। इशू करें सबसे पहले, बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 90,000 डिवाइडेड बाय 9 कितने? तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 90। क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट। तो कैपिटल आएगी अब बुक्स में? नहीं। कैपिटल क्या हो जाएगी? कम होती तो क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। कितने अमाउंट से? 90,000 से। किसको पैसा लौटाना है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितना पैसा? 90,000। तो 90,000 क्रेडिट कर दिया। पैसे दे दें। जैसे ही पैसे देंगे तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो खत्म होगी तो कम होगी, कम होगी तो डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कुछ दिक्कत थी इस एंट्री में, इस क्वेश्चन में? बताओ। लाइक भी नहीं था ना ये। आ जाओ भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। किसका कॉन्सेप्ट है भाई? मिनिमम फ्रेश इशू, कि कितना फ्रेश इशू तो करना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। अभी तक आपको क्लियर था ना? जो भी मैंने बताया क्लियर था? फ्रेश। अच्छा बताओ, अगर मैं 10 रुपये की चीज़ के लिए 10 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स को 12 पे लौटा रहा हूँ, तो 2 रुपये कहाँ से प्रोवाइड फॉर करूँगा?
CRR बोल दिया क्या किसी ने? PNL किससे प्रोवाइड फॉर करूँगा? 10 रुपये को लेकर 12 रुपये लौटा रहा हूँ तो 2 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है? PNL से। ठीक है, नरेशन लिखना ज़रूरी होता है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स क्या बोल रहा है कि कम से कम कितना फ्रेश इशू होगा? ये कैसे पता करते हैं? देखना, आप सबसे पहले देखो कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम करने हैं, कितना रिडेम्पशन का अमाउंट है। ठीक है, सही है। अब इस प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के अमाउंट का मतलब है इतने पैसे लौटाने हैं, इतने पैसे। अब देखो कितना पैसा अवेलेबल है आपके रिजर्व्स में, कितना पैसा आपके रिजर्व्स में, उतना पैसा यूज कर सकता हूं मैं। बचा हुआ पोर्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? फ्रेश इशू। क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा ये, देखते जाना भाई। आपको 100 रुपये लौटाने, कितने लौटाने? 100 रुपये। 10 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं डिविजिबल प्रॉफिट में, कितने पड़े हुए हैं? तो बताओ कितने का फ्रेश इशू करना पड़ जाएगा? 90 का। कितना करना पड़ जाएगा? 90 का। कि 100 लौटाने थे, फ्रेश डिविजिबल प्रॉफिट से 10 ले सकता हूँ तो 90 का क्या कर दूंगा मैं? फ्रेश इशू कर दूंगा। एक क्वेश्चन देख लें इस पर, क्योंकि ये थ्योरी से इतना बेहतर समझ में नहीं आएगा जितना क्वेश्चन से आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। कितना अमाउंट का रिडेम्पशन है? 5 लाख। और क्या क्या करना चाहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं। मतलब जितना मेरे पास रिजर्व है सबसे पहले उसको यूज कर लो, उसके बाद मजबूरी में जितना पैसा मुझे इक्विटी से रेस करना पड़ेगा वो रेस करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? यूट्यूब पे जो बैठे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिनिमम फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा। देखना कितना लौटाना है? 5 लाख। अब देखना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 3। मतलब 3 लाख तो मैं कहां से यूज कर सकता हूँ? प्रॉफिट से। किससे यूज कर सकता हूँ? प्रॉफिट से। करेक्ट है बात? यानी कितने का फ्रेश इशू करना चाहिए मुझे? कितने का फ्रेश इशू मुझे चाहिए? 2 लाख। देखो बेटा कितना लौटाना है? 5 लौटाना है। कितना लौटाना है? प्रॉफिट से कितना यूज हो सकता है? 3। तो कितना बच गया? ये 2 लाख लौटाना बाकी है। 2 लाख लौटाना बाकी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आपको इशू करने पड़ेंगे ताकि सेक्शन 55 के प्रोविजंस वायलेट ना हो, वो आपको निकालना है। फिर एक सेकंड क्वेश्चन है वो अपन पढ़ेंगे। कितना लौटाना है बेटा? 2 लाख। कितनी फेस वैल्यू का इक्विटी? 9। डिवाइड करके बताओ कितना आता है? ये आ रहा है? हेलो सब लोग देखो इधर, यही आएगा भाई। 5 लाख था, 3 लाख प्रॉफिट अवेलेबल था, तो कितना अपने को यूज फ्रेश इशू करना पड़ेगा? 2 लाख का। एक शेयर की कीमत कितनी? 9। तो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? सही है। मुझे बताओ क्या डेसिमल में शेयर्स इशू होते हैं? क्या नहीं होते? तो अगर मुझे सेक्शन से कंप्लाई करना है तो मैं राउंड डाउन करूंगा या राउंड अप? नहीं आया ना तुम्हें समझ में? अब करेंगे। ऐसे तो सामने आंसर दिख रहा है, वो तो बोलोगे। ठीक है, ध्यान से सुना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। अगर मैं ये कर दूं राउंड डाउन, यही होगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना 9 से कितना होता है? जल्दी 22 2 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 2 लाख हो रहा है क्या? 2 लाख से क्या हो रहा है? 2 रुपए कम ना। 2 रुपए कम दोगे क्या उसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? नहीं ना। तो भाई कम राउंड डाउन करने से कंप्लाई नहीं हो पाएगा। क्या बढ़ा दो? 3 कर दो इसको। अब 3 को मल्टीप्लाई करना 9 से, थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा चलेगा भाई, ज्यादा, बट कम चलेगा क्या? सेक्शन 55 का कंप्लायंस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करोगे? राउंड अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राउंड ऑफ मत बोलो, जो भी चैट में बोल रहे हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आएगा? है ना, 22 2 ही आएगा। राउंड ऑफ समझते हो ना बेटा? अगर ये 5 से ज्यादा होता तो अप हो जाता, 5 से कम है तो डाउन हो जाएगा। लेकिन अपने केस में याद रखना, कंप्लायंस करने के लिए शेयर को क्या करना पड़ेगा? राउंड अप ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड अप। ये वाली चीज सही है, समझ में आ गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? Also determine the number of shares if the company decides to issue shares in multiple of ₹50 only. कंपनी बोल रही है कि हम तो शेयर्स इशू करेंगे सिर्फ किसके मल्टीपल में? 50 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में बताओ? 50 के मल्टीपल में। तो तब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे बताओ? देखो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे?
22,223। अब देखो भाई नेक्स्ट 50 से डिविजिबल नंबर कब आ जाएगा? 22,250। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे? 22,250। ये नेक्स्ट 50 समझ गए ना भाई? अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 से डिवाइड हो जाएगा? तो 22,250 50 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए अपना नेक्स्ट आंसर क्या गया? 22,250 शेयर्स। यहां तक सही है? देख लो भाई, किसी को कुछ दिक्कत? कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर इससे नीचे अपन करते तो 22,200 भी तो 50 से डिविजिबल है? बेटा तब कंप्लाइंस ही नहीं होता ना, होता क्या? इसलिए अपने को फिर से अप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अप। तो अपने कहाँ गए? आगे गए और देखा 22,250 इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने पड़ जाएंगे। कोई दिक्कत है? बताओ, ये इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो गया? तुम समझ गए ना बेटा कि ये 2 के बावजूद 23 क्यों हुआ? समझ गए ना कि भाई आपके एक शेयर बढ़ाने से कंप्लायंस हो रहा है, अगर अपन कम कर देंगे तो कंप्लायंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। आ जाओ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आएंगे। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ए 31 मार्च 2023। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको एक्स लिमिटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शेयर कैपिटल है 2,90,000। कितनी शेयर कैपिटल है? रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े 48,000। कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस है? ट्रेड पेबल्स 56,500 है, पीपी 345 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 31,000 है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी उसने अपने को। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2,25,000 एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 65,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? इसी पे नजरें होनी चाहिए अपनी। इसी का क्या होगा बताओ? रिडेम्पशन। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है बताओ? पीएनएल अकाउंट है। सिर्फ क्या है भाई इसमें? तो बेटा 290 में, ये 290 में 225 क्या है बताओ? आपकी इक्विटी, और 65 क्या है आपका? प्रेफरेंस। 65 क्या है आपका? यहां तक सही है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देख रहे हो भाई, ये थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है। ठीक है, कितने परसेंट प्रीमियम दे रहे हैं? 10% प्रीमियम दे रहे हैं। किस पर? रिडेम्पशन पर। किस पर? रिडेम्पशन पर। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹15,000। कितने पर इन्वेस्टमेंट बेच देंगे? टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कैपिटल फर्म सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। क्या बोल रहे हैं? बचा कुचा तो हम यहीं से रिडीम कर देंगे, बट बैंक बैलेंस कितना बच जाना चाहिए? 12,000। ठीक है, देख लेते हैं। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं? 50 ईच। कितने? मिनिमम। कैसे? मिनिमम। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शंस। अपने को जनरल एंट्रीज पास करनी है। अपन तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बेटा सबसे पहले क्या बोला? इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स ढूंढो कहाँ पर है? 18,500। कितने पर बेच रहे हैं? 15,000। इन्वेस्टमेंट असेट है या लाइबिलिटी है? असेट को मैं अगर बेच रहा हूं तो मेरा असेट कम होता है या बढ़ जाता है? तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूं एंट्री में, कम हो गया। कितने से कम हो गया बेटा? कितना बेच कितने पर था? 18,500 से। बुक से हट गया क्योंकि बेच दिया है। कितना अमाउंट मिला मुझे इसके बदले? 15,000। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने अमाउंट से? 15 से। मेरा 3,500 का क्या हो गया स्टूडेंट्स बताओ? लॉस हो गया। लॉस कहाँ से प्रोवाइड आएगा भाई? कहाँ से? पीएनएल से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया? 3,500। मुझे बताओ इस एंट्री में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? इस एंट्री में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सही से बताओ, क्लियर है यहाँ तक? मैंने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। मुझे बताओ मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से बढ़ गया स्टूडेंट्स? 15,000 से। मुझे बताओ मेरे बैंक में अब कितना पैसा है? 46,000। सब एग्री कर रहे हैं? इस एंट्री के बाद मेरे बैंक में कितना पैसा है? 46। 31 पहले था, इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक बढ़ गया। कितने से बढ़ गया बैंक? 15 से। कितना हो गया बैंक? 46। क्या बोला भाई? बैंक का बैलेंस छोड़ देना। कितना छोड़ देना? 12, और बचे हुए फ्रेश इशू कर देना। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट क्या बोलता है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने हैं? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने हैं? देखते जाना भाई। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझो। कितने पैसे लौटाने हैं? 65,000 प्लस 10% प्रीमियम कितना हो जाता है? 71,500। कितना लौटाना है? करेक्ट है बात? बैंक से मैं कितना यूज कर सकता हूं पैसा?
46,000 है बैंक में, बट कितना छोड़ना है 12, तो कितना निकल सकता है 34, कितना निकल सकता है 34। तो भाई 71,500 आपको रीपेमेंट करना है, जिससे बैंक जिसके लिए बैंक से कितना पैसा निकल सकता है 34,000, कितना निकल सकता है, कोई दिक्कत परेशानी, कितना पैसा बच गया ये कहाँ से आएगा, इक्विटी से। किससे आएगा, इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी है 50, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए। तो मैं समझा ये भाई, ये कैसे वर्किंग नोट आपको बनाना है, आपको ये देखना है कितना पैसा लौटाना है, कितना पैसा। तो बेटा 65,000 का कैपिटल प्लस 10% प्रीमियम, कितना लौटाना था 71,500। अब देखो भाई बैंक से कितना यूज हो सकता है, तो यार 31 पहले था 15 इन्वेस्टमेंट बेचने से आया, कितना हो गया 46, 46 में से 12,000 आपको रोकना ही है बैंक में, कितना बच गया 34 यूज कर लो, कितना पैसा बच गया 37,500 के अगेंस्ट कितनी फेस वैल्यू है 50, 750 शेयर्स आपके इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ जाएंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से करना, भले ही आपके बुक में कुछ भी दिया हो। ठीक है, यही तरीका आपको फॉलो करना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस देख चुका हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीएनएल कम पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। एक्चुअल में पीएनएल बचना भी तो चाहिए ना। पीएनएल ये जो पूरा 34,000 है ना, मैंने क्या बोला, अगर फ्रेश इशू नहीं है तो कहां से हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट से। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, पीएनएल। अब देखें पीएनएल कितना है 48, 34 तो यूज कर सकते हैं ना उससे, बताओ। हेलो देखो, चलो कर ही लेते हैं, काम करो, समझना बात। अगर मैं फ्रेश इशू नहीं कर रहा, अगर मैं, तो बेटा पैसा कहां से ले रहा हूं, सोर्स क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। बताओ कितना ले रहा हूं मैं इसको 34, डिविजिबल प्रॉफिट यानी पीएनएल। पीएनएल में कितने पड़े हुए हैं 48, कितने पड़े हुए हैं 48 में से कितना चला गया बताओ 34, कितने बच गए अभी भी 14 में से एक और चीज प्रोवाइड करनी है, बताओ प्रीमियम 65 प्रोवाइड कर दोगे, फिर भी पीएनएल बच जाएगा ना। ऐसा हर क्वेश्चन में बच जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, ये तरीका आपको आसान पड़ेगा, हर क्वेश्चन में पीएनएल गायब नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा, तो आप इस तरीके से फॉलो करके आना। फिर से समझना, कितना पैसा लौटाना है भाई 65,000 का प्रेफरेंस शेयर्स, उस पर 10% प्रीमियम, कितना हो जाएगा बताओ 71,500। बेटा कितना बैंक यूज कर सकता हूँ, बैंक कितना था पहले 31, कितना और आए इन्वेस्टमेंट बेचने से 15, कितना हो गया 46। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक में यार ना कितना छोड़ देना बैलेंस 12, तो 12 अगर छोड़ना है तो कितना यूज कर सकता हूँ मैं 34, तो 34 मैंने डिविजिबल प्रॉफिट से ही दे दिया। 34 मैंने किससे दे दिया, मेरे पास कितना बच गया देने को 37,500। फेस वैल्यू कितनी है 50। बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशू करने हैं वो कितने हैं 750 शेयर्स। कितने, किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक, ये वर्किंग नोट क्लियर है, ऐसा ही बनेगा हर बार। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अपन आगे करेंगे ना अभी, उसमें भी ऐसा ही अपन करने वाले हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 750, पक्का क्लियर है ना। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दिया, जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। मैंने क्या बोला बेटा, अगर रिडेम्पशन फ्रेश इशू से नहीं हो रहा तो कहाँ से रिडेम्पशन हो रहा है, प्रॉफिट से। बेटा 34,000 रिडीम हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट में कितना बैलेंस है 48 में से 34 निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कितना बच गया 14, इस 14 से मुझे और क्या प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा 6500, हो जाएगा वो भी प्रोवाइड फॉर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन ये मेथड ही अपन फॉलो करेंगे कि कितना रिडीम करना है, कितना यूज कर सकता हूँ मैं ये बचा हुआ इक्विटी शेयर्स। क्लियर। अब मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूँ तो बैंक में क्या आएगा पैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे 750, फेस वैल्यू कितना था 50, कितना हो गया 37,500। क्या बढ़ गई भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। कुछ दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या करने वाले हैं अपन, रीपेमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो उसकी कैपिटल आनी चाहिए क्या बुक्स में, अब नहीं आनी चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितनी कैपिटल थी इसकी 65,000, कितने से डेबिट हुई है 65,000। बेटा कितना परसेंट प्रीमियम था 10%, कितना होता है वो 6500। तो किस नाम से आता है वो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा 6500। ये दोनों पैसे मिला के किसको देने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कर दें इसकी पेमेंट, तो क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कुछ दिक्कत, बताओ ये प्रीमियम हमेशा कहां से प्रोवाइड फॉर करना है, कर दें प्रोवाइड फॉर पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना भाई 6500, कितना हो गया भाई 6500। कुछ दिक्कत, ये कौन सा प्रीमियम है, ये वाला है ना रिडेम्पशन पे, ये अपन कहाँ से प्रोवाइड फॉर करते हैं पीएनएल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत बताओ। नेक्स्ट
याद करो, अगर सोर्स फ्रेश इशू है तो CRR आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो CRR आएगा, करेक्ट है। यहाँ पर बेटा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी आप डिविजिबल प्रॉफिट से भी कर रहे हो कुछ और कुछ फ्रेश इशू भी कर रहे हो। मुझे बताओ कितनी फेस वैल्यू का पैसा लौटाना था? 65। कितनी फेस वैल्यू का इक्विटी इशू हुआ था? 37,500। कितना बचता है? 27,500। 27,500 का क्या बन जाएगा? CRR। क्या बन जाएगा? मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबसे बेहतर फॉर्मूला है। क्या लिखा है मैंने? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो? किस वैल्यू के? 65। कितना इक्विटी आ गया? 37,500। ध्यान से समझना बात को, मेरा मोटिव क्या था CRR में डालने का? कैपिटल बिफोर रिडेम्पशन एंड आफ्टर रिडेम्पशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सही है बेटा। कितनी कैपिटल जा रही है? 65,000 गई। कितनी कैपिटल आ गई? 37,500। बचा हुआ जो पैसा है वो मुझे डालना पड़ेगा कैपिटल में। ये कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 27,500। कहाँ से डलेगा ये? PNL अकाउंट से। तो PNL अकाउंट डेबिटेड टू CRR। ये समझ में आ गया? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से बताओ, फिर से समझना बेटा, है ना। CRR समझो पहले। अगर आपका सोर्स ऑफ रिडेम्पशन फ्रेश इशू के साथ साथ डिविजिबल प्रॉफिट भी है तो CRR आएगा। CRR का कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल बिफोर रिडेम्पशन और आफ्टर रिडेम्पशन सेम होनी चाहिए। मुझे बताओ बिफोर रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे? 65। ये जा रहे हैं, इतने अपने निकल रहे हैं। कितनी कैपिटल आ रही है? 37,500। देख लो एंट्री में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? 37,500। तो एक्चुअल में कितनी कैपिटल कम हुई? 27,500। इस 27,500 को उठा के आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? CRR में। हो गया बराबर। फिर से लिख रहे हो ना, 37,500 27,500 का ये इक्विटी है, ये CRR है। दोनों को जोड़ो कितना होता है? 65। 65 ही गया, 65 ही आ गया। तुम समझ गए बात। CRR निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत? बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। अब क्या है? चलो आ जाओ, कुछ नहीं होता भाई, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जब रिडेम्पशन किससे हो रहा है बताओ? डिविजिबल प्रॉफिट से। तो सिंपल है, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा CRR में? फॉर्मूला बता दिया मैंने, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। इतना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अकाउंटिंग एंट्रीज देख लो CRR में ट्रांसफर करने की। फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ से ट्रांसफर करना? जनरल रिजर्व से। सेकंड कहाँ से? PNL से। अगर एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट देखा होगा क्वेश्चन में कि डिविजिबल है तो वहाँ से ट्रांसफर कर देना किस में? CRR अकाउंट में। बाकी सब सेम है। जब पार पे रिडीम हो रहा है तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे तो सिमिलर एंट्री, पेमेंट की एंट्री हो गई। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से प्रोवाइड करना था? PNL से। बाकी सब सेम है। इन्वेस्टमेंट वाली, बच्चा बोल रहे इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री समझा दीजिए एक बार। इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री क्या है? अरे इन्वेस्टमेंट बेचा अपन ने, बैंक में पैसा आया और इन्वेस्टमेंट चले गए बुक से। इससे हो क्या रहा है बताओ? इससे कुछ हो रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट से बैंक में पैसा आ गया। अब देखना भाई, मेरा अगर प्रॉफिट में 1 करोड़ भी पड़े हों बट मेरी बैंक में अगर 10,000 रुपए हैं तो मैं रिडेम्पशन के लिए कितने यूज कर पाऊंगा? 10 ना, क्योंकि बैंक में ही कितने हैं? 10 हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे बैंक बैलेंस क्या है। यहाँ पर 31 थे, इन्वेस्टमेंट बेचने से 15 हो गया, अब 46 में प्रॉफिट यूज कर रहा। क्या यूज कर रहा हूँ भाई? 46 में भी 12,000 उसने छोड़ने को बोला, तो कितना यूज कर सकता हूँ मैं? 34। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री है बस वो। हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई? ये वाली एंट्रीज भी क्लियर हो गई। सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं अब। इलस्ट्रेशन नंबर 6, The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2022। किसका एक्सट्रैक्ट दिया है भाई? ABC Limited की बैलेंस शीट का। शेयर कैपिटल कितनी दी है? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितनी कैपिटल हो गई प्रेफरेंस? 1 लाख। रिजर्व्स इन सरप्लस देखना, सब लोग स्क्रीन पर देखें। कैपिटल रिजर्व कितना है? 50। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 50। जनरल रिजर्व कितना है? 75। PNL कितना है? 35। क्या बेटा कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री है,
दो ही फ्री हैं इधर, जनरल रिजर्व और पीएनएल। ऑन 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व का यूटिलाइज करके किसका रिडेम्पशन कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स का। किस पर रिडेम्पशन है? पार पर रिडेम्पशन है। किस पर रिडेम्पशन है भाई? पार पर रिडेम्पशन है। ठीक है, देखना भाई यहाँ पर जनरल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले किसकी रीपेमेंट होनी है बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रीमियम पे है पार पे है? तो ये कैपिटल आएगी अब बुक्स में, कैपिटल हटाते हैं तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 लाख। इनकी पेमेंट कर दें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख। अब क्योंकि पूरा सोर्स क्या था बताओ? डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो इक्विवेलेंट अमाउंट किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर में। कितना रिडीम किया है बताओ? 1 लाख। 1 लाख कहाँ ट्रांसफर करना है? सीआरआर में। बट आएगा कहाँ से? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी बताओ? जनरल रिजर्व 75,000, बचा हुआ किससे आ गया? पीएनएल से। बताओ कुछ खतरनाक था इसमें? बताओ कुछ दिक्कत है? नहीं ना? सही है ना? आ जाओ यार आगे बढ़े हम। सर अगर सीआरआर में क्रिएशन की एंट्री पहले कर दूं तो कुछ, अरे कुछ नहीं होगा। ये कैसे डाउट पूछते रहते हो यार? क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे कुछ पृथ्वी ऐसे कुछ उल्टी घूमने लगेगी? कुछ नहीं होगा भाई, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, है ना? तो मैं एक एंट्री कर दो वही काफी है। फिर से इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सी लिमिटेड एट 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। मुझे बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। द कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट अ प्रीमियम 10%। कितना प्रीमियम दे रहे हैं बताओ? प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? कितना? तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 3 लाख। अच्छा तो एक और चीज बता दो बेटा, ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड करना है? हो गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कर दिया आपने। ठीक है आगे बढ़े। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी ने बैठ के डिसीजन लिया कि इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1000, 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। लोग पगला गए भाई, इशू सब फुली सब्सक्राइब हो गया, अमाउंट भी रिसीव हो गया, अब पेमेंट ड्यूली मेड हो गई। कंपनी के पास कैसे प्रॉफिट्स हैं? सफिशिएंट। शो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में क्या बतानी है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया हो या फिर प्रीवियसली एक्सप्लेन ना किया हो। ध्यान से सुनना बात को। पहले बता दो प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है। दूसरा बता दो सीआरआर का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। किसका? शेयर्स का। किसका? क्या डिबेंचर को फ्रेश इशू माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। डिबेंचर्स को फ्रेश इशू। जनरल एंट्री पास करें हम, पूरा कहानी खत्म है भाई। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये इक्विटी इशू करने से बैंक में क्या आ जाएगा? ऐसा तो बैंक अकाउंट को क्या करते हैं बताओ? डेबिट। कितने अमाउंट से करते हैं बताओ? 25,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2.5 लाख। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। डिबेंचर इशू किए तो बैंक में फिर से पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। देख लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? किसको पैसा लौटा रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो उसकी कैपिटल आएगी क्या बुक्स में? तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 3 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिखाएंगे? 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दें 3,30,000 टू बैंक। कुछ दिक्कत बताओ? ये जो प्रीमियम है 30 बेटा कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है? तो पीएनएल टू प्रीमियम कर दें 30,000। बताओ भाई, जो सेक्शन में लिखा है, अगर आप पता है इतना परेशान होते ही नहीं चैप्टर में जो जितना परेशान हुए, अगर आपको सेक्शन पढ़ा दिया जाता होता तरीके से, बस जो सेक्शन में लिखा है वही एग्जैक्टली एंट्री में फॉलो होता है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या बच गया? सीआरआर बच गया। सीआरआर का फॉर्मूला पता है क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। कितनी नॉमिनल वैल्यू की रिडीम कर रहे हैं? 3 लाख। फ्रेश इशू कितने का हुआ? 2.5 लाख। कितना बच गया? 50। 50 किस में चले जाएगा? सीआरआर में। ये नहीं, ये रहा।
P&L अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना अमाउंट 50,000। मतलब कुछ था ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कूद पड़ोगे आप, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, बढ़िया है चैप्टर, आसान सा। आगे बढ़ते हैं ना, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखें, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ये। अब इसको देखें, देखो बातें नहीं करनी, ज़्यादा बातें करोगे भूल जाओगे फिर। उधर बॉयज मत करो यार। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, फिर से देखते हैं भाई, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना इक्विटी है, कितना लिख दें यहाँ पर, 2 लाख क्या हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। 1008% प्रेफरेंस शेयर, बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख क्या हो गया बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात हो रही है यहाँ पर। जनरल रिजर्व कितना है 80, पीएनएल कितना है 20। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बेटा जनरल रिजर्व 80,000 है, पीएनएल कितना है 20,000 है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, देखते जाना भाई, लाइन सुनो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं 10,000, कितने पड़े हुए हैं, इसमें से 5,000 तो फ्री है, 5,000 क्या है और 5,000 फ्री नहीं है, 5,000 फ्री नहीं है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नॉट फ्री, ठीक है यहाँ तक सही है। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में यहाँ कितना लिख दूँ फ्री वाले में 5, कितना लिख देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बच्चों 2,000, क्या 2,000 यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन पे तो क्या है रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ तक सही है। कैश एट बैंक, बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है 98। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड 10% प्रीमियम, तो बताओ कितने पैसे थे, 1 लाख थे प्रेफरेंस शेयर्स के, कितने थे बेटा प्रीमियम कितना हो जाएगा 10, तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है 1,10,000। ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर होता है, कुछ कुछ एंट्री तो आपके दिमाग में बैठ गई ना कि पीएनएल से प्रोवाइड फॉर करना है। आगे बढ़ जाए, गलत हो गया थोड़ा सा, यहां तक सही है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, डायरेक्टर्स कुछ चाह रहे हैं, देखते हैं क्या चाहते हैं। डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। डायरेक्टर्स की विश क्या है भाई कि हम ना फ्रेश इशू करना चाहते हैं, ठीक है, किसको यूटिलाइज करने के बाद, रिजर्व्स एंड सरप्लस को, किसको, उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जनरल रिजर्व में कितना पैसा रह जाना चाहिए 20। तो जनरल रिजर्व को मैं कितना यूज कर पाऊंगा सिर्फ 60,000, 20,000 उसमें छोड़ देना, 20,000 उसमें, बोल रहे हैं पूरी गुल्लक खाली मत कर देना, 20 छोड़ देना। किस में 20 छोड़ देना बताओ, जनरल रिजर्व में, किस में 20 छोड़ देना। किसी को कुछ दिक्कत लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्या करनी है भाई, पास जनरल एंट्रीज, क्या पास करनी है भाई। तो ये देखो भाई, इतना बेहतरीन वर्किंग नोटिस से सब क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ कितने पैसे लौटाने, 1,10,000। बताओ जनरल रिजर्व कितना यूज कर लूंगा 60, पीएनएल कितना यूज कर लूंगा 20, इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना यूज कर दूंगा 5, कितना बैलेंस पेबल है 25,000। 1,10 से ये 60 50 बचा, 30 बचा, 25 बचा। कितनी फेस वैल्यू इक्विटी की 10, कितने शेयर्स इशू करने 50। अगर ये आपने निकाल लिया तो काम ही खत्म ना, इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, सब आपके पास आ गया। अगर आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दिए ऐसे क्वेश्चन में, तो देखना भाई कितने पैसे लौटाने थे मुझे 1,10,000। उसने बोला इसकी रिपेमेंट करनी है, तो मैंने बोला चलो पीएनएल यूज करते हैं। कितना यूज कर सकते हैं 20। बोला जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, तो जनरल रिजर्व 80,000 था, बट उसने बोला जनरल रिजर्व में छोड़ देना, कितना छोड़ देना, तो जनरल रिजर्व में मैक्सिमम कितना यूज कर पाऊंगा 60,000 जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। एक और बोला इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना यूज कर सकते हैं 5,000। इसको आपने माइनस किया भाई, कितना आ गया 25,000। फेस वैल्यू कितनी है 10, तो कितने इक्विटी इशू करने हैं 2500। कितनी इक्विटी यूज करने हैं, इशू करने हैं 2500। मुझे बताओ कुछ भी खतरनाक है, बेसिक बातें हैं कि 1,10,000 की मेरी रीपेमेंट थी, जनरल रिजर्व में 20 बचाना था, 80 थे तो 60 ही यूज कर सकता हूँ, पीएनएल में 20 यूज कर लिए, इन्वेस्टमेंट में 5 बच गए 25, 10 फेस वैल्यू है, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2500। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पक्का क्लियर है सब, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे बताओ भाई फ्रेश इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से हो जाएगा डेबिट 25,000 से,
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 25,000। सही है, कोई दिक्कत परेशानी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स परेशान हो रहे हैं कि पैसे दो, अपन उनकी पेमेंट करने वाले हैं, तो उनकी कैपिटल अपनी बुक्स में आएगी क्या? क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 1 लाख। क्या पार पे या प्रीमियम पे? कितना परसेंट प्रीमियम था? 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन कितने से डेबिट हो जाएगा? 10,000 से। क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको पैसा देना है, दे दें पैसे 1,10,000 टू बैंक। बेटा ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? पीएनएल से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना हो गया भाई? 10,000। यहाँ तक सही है। क्या बच गया बताओ? सिर्फ सीआरआर। क्या बच गया? उसमें भी अपन एक्सपर्ट हैं, देखो कैसे निकालते थे, याद करो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम कितनी? 1 लाख माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना? 25,000। कितना आता है भाई ये बताओ? 85। हाँ बेटा, कैलकुलेटर पे लिख के ही गलत कर दिया तूने। 75 किस में ट्रांसफर हो जाएगा? किस में ट्रांसफर हो जाएगा भाई? सीआरआर में। कहाँ से ट्रांसफर होगा बताओ? जनरल रिजर्व से कितना? 60, क्योंकि 80 20,000 तो बचाने। पीएनएल से कितना? 10। इन्वेस्टमेंट से कितना? ये सही है भाई, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। प्रायोरिटी हमेशा सीआरआर में ट्रांसफर करने की ये रहेगी, सबसे पहले क्या रखना, फिर क्या रखना भाई? अदर। लास्ट पर आना किस पर? पीएनएल पर। लास्ट में किस पर आना? तो अपने जर्नलिज्म में 80 पड़े हुए थे, 20 अपने को क्या थे? बचाने थे, तो 60 ही यूज किया। अदर में कितने थे? 5। कितने हो गए? 65। तो क्या पीएनएल में कितने आएंगे? सिर्फ 10। कितना हो गया भाई? 75। यहाँ तक सही है? ये समझ में आ गया? यही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कितना सीआरआर में? सीआरआर में ट्रांसफर की एंट्री देख ली, पीएनएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बताओ? आगे बढ़े। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। रिडेम्पशन अब किसका कर रहे हैं भाई? पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप वाले हैं। मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें भी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे ध्यान दो, आप बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन कवर हैं बुक में, जितने क्वेश्चन है ना सब कवर्ड है। अब अगर आरटीपी एमटीपी में कुछ नया होगा तो आप खुद कर लेना, वैसे नया नहीं है इतना मुझे पता है, सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो भाई ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। The balance sheet of XYZ Limited as at 31st December 2021 includes the following information। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each 70 पेड अप। भाई 70 पेड अप है, कितना बच गया है? कितनी कैपिटल दी है? 35 लाख। इक्विटी कितना दिया है? 1 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है? 5 लाख। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना दिया है? 20 लाख। जनरल रिजर्व कितना है? 5 लाख। बैंक कितना है? 15 लाख। अंडर दी टर्म्स ऑफ देयर इशू, कुछ टर्म्स हैं इशू की। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम। कितना परसेंट प्रीमियम है? जो 5% प्रीमियम है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपन। कितना परसेंट प्रीमियम है बताओ? ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर होता है? पीएनएल से। किससे प्रोवाइड फॉर होगा भाई? इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कैपिटल द कंपनी मेक्स अ राइट इशू। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? राइट इशू है तो इशू ही तो है, इशू ही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं। अगर राइट इशू है तो भाई क्या हो जाएगा? तो भाई देखते जाना, कंपनी कितने इशू कर रही है कैपिटल शेयर्स? 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच के हैं, जिसको किस प्राइस पर कर रही है बताओ? 110। 10 रुपया क्या हो गया? देखना 20 कब पेबल है? एप्लीकेशन। 35 कब? प्रीमियम अलॉटमेंट पे। बैलेंस किस पर है? 1 जनवरी 2023। इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, पैसे भी मिल गए, ठीक है। कंपनी ने फिर रिडेम्पशन कर दिया, किसको फॉलो करके? सेक्शन 55 को फॉलो करके। किसको फॉलो करके भाई? सेक्शन 55 को फॉलो करके। कुछ दिक्कत है? कोई परेशानी है बताओ आपको? नहीं है ना? पक्का कर दें भाई एंट्री। सबसे पहले आप क्या करोगे? इनसे पैसा मंगाओगे, क्योंकि याद करो पॉइंट क्या था? रिडेम्पशन किन शेयर्स का हो सकता है? सिर्फ फुली पेड अप। किन का हो सकता है? 30 रुपये बचे हैं, पहले 30 रुपये मंगाएंगे। इंस्टॉलमेंट मंगाने की एंट्री आती है। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री सबको आती है भाई, ये कॉल है, ड्यू की एंट्री है।
कितना अमाउंट हो गया भाई 15 लाख, क्योंकि 30 रुपये बचा था। कितने शेयर्स हैं 50,000, 50,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 15 लाख। ये अज्यूम कर लेना अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, तो बैंक में पैसे आ गए, कितने आ गए 15 लाख, और क्रेडिट कौन हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत है? ये चीज़ समझ में आई? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर पार्टली कॉल्ड अप हैं तो आप ये बोलोगे, ये मानोगे, अज्यूम करोगे कि फाइनल कॉल आपने डिमांड की और पैसा मिल गया। फाइनल कॉल आपने डिमांड की और पैसा मिल गया। 70 था बेटा, फाइनल कॉल मंगाई कितनी 30, मंगाने की एंट्री क्या होती है 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख, क्रेडिट कौन हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मंगा ली। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, पैसा मिल भी गया। जब मिला तो किस अकाउंट में गया, तो बैंक अकाउंट क्या कर दिया मैंने डेबिट, वो जो इंस्टॉलमेंट मैंने डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर दिया। क्या नाम था उसका 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ तक सही है? बताओ कुछ दिक्कत है? अब क्या होगा भाई, फ्रेश इशू होगा। क्या होगा बेटा, फ्रेश इशू। एप्लीकेशन पे कितने पैसे मंगाए 20, बेटा कितने इक्विटी शेयर हैं 50,000। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई बता दो 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल शेयर्स वाला आ गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी, अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कुछ दिक्कत? फिर रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ दिक्कत है यहां तक? बता दो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहां तक? बताओ। ठीक है, बताओ मुझे इक्विटी शेयर की फाइनल कॉल कौन सी डेट पे मंगा रहे हैं? 1 जनवरी 2023। रिडेम्पशन किस डेट पर हो रहा है? तो इसकी एंट्री आएगी क्या? हेलो सुनो भाई बात, आपको एप्लीकेशन मंगा ली, आपने अलॉटमेंट मंगा ली, बैलेंस कौन सी डेट पे मंगाना है 1 जनवरी 2023 में। रिडेम्पशन किस डेट पर हो रहा है 31 मार्च 2022। क्या आपकी बुक्स में फाइनल कॉल की एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। वो तो कब आएगी 1 जनवरी 2023। रिडेम्पशन को उससे कुछ मतलब है फाइनल कॉल से? अब नहीं मतलब है। तुम समझे ना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपका बैलेंस कॉल कौन सी डेट पे मंगाया जा रहा है 1 जनवरी 2023, जो अभी आई नहीं है। अपन कब रिडेम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च पे। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा इनको पैसे लौटाने हैं तो इनकी कैपिटल को कम करेंगे, कैपिटल कम तो डेबिट हो जाएगी। क्या एंट्री होगी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी थी याद करो 35 थी सर, और कितनी मंगा ली और 15, कितनी होगी 35 प्लस 15 50 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट। उस पे कितना परसेंट प्रीमियम है 5%, तो कितना हो गया भाई 2.5 लाख प्रीमियम हो गया। किसको पैसा देना है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितने देने 52,50,000 दे दें 52,50,000 टू बैंक। किसी को कुछ दिक्कत? फिर से समझा बात भाई। 35 लाख ऑलरेडी थी, अपने 30 और मंगाए, कितने से बढ़ गई 15 से, कितनी हो गई अब 50 लाख। इस पे कितना परसेंट प्रीमियम है 5%, यानी कितना पैसा लौटाना है तो 52,50,000 अपन लौटा दें। तो क्या कर दिया अपन ने प्रेफरेंस शेयर टू बैंक। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत या परेशानी? मुझे बता दो भाई, ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड करना पड़ता है 2.5 लाख, कहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा? पीएनएल का बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं, तो कहाँ से प्रोवाइड करोगे जनरल रिजर्व से। किधर से प्रोवाइड कर दोगे भाई जनरल रिजर्व से। अगर आप पीएनएल भी लिख कर आओगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, तब भी गलत नहीं माना जाएगा। तो ये देख लो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो गया भाई 2.5 लाख अपन ने क्या कर दिया प्रोवाइड फॉर कर दिया। नेक्स्ट आइटम क्या होता था भाई सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा, किस में ट्रांसफर सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा बताओ। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बी रिडीम कितनी है 50 लाख। कितना प्रोसीड हुआ फ्रेश इशू से देखें एक बार, शेयर कैपिटल में कितना गया 10 लाख। 50 लाख था 10 लाख जा चुका है शेयर कैपिटल में, कितना बचा 40 लाख। यहाँ कितना गया 12,50,000 माइनस कर दो कितना बचता है 27,50,000 क्या आ गया भाई सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देख लो इधर भाई 22,50 इधर से आ गया 27,50,000 क्या हो गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तुम्हें समझ में आया सब कुछ मतलब क्लियर है।
तो जब अगर आपको ऐसे दिया हो तो आप पैसे मंगाओगे और क्या अजम्पशन लोगे कि पैसा रिसीव हो चुका है। क्या अजम्पशन लोगे भाई? पैसा रिसीव हो चुका है। क्लियर है ना यहाँ तक? सही से बताओ। 30 मंगाए बेटा, कितना हो गया था? 15 लाख और मंगा लिए। 35 पहले से था, 15 मंगाए तो कितना हो गया? 50। 5% प्रीमियम कितना हो गया? 2.5 लाख। तो कितना पैसा लौटाना है? 52,50,000। कितना लौटाना है? इतना पैसा लौटाना था, इतना पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल अपन ने इशू की थी तो 50,000 एप्लीकेशन पे, 35 पे ये अलॉटमेंट पे मिला, सब मिल गया। लेकिन फाइनल कॉल 1 जनवरी 23 पे थी, जो डेट अभी आई नहीं है तो उसकी एंट्री पास करेंगे नहीं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अपन ने पेमेंट की एंट्री कर दी और जो प्रीमियम था प्रोवाइड कर दिया। कहाँ से? पीएनएल से। अगर जनरल रिजर्व से भी करोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अपन ने देखा सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है। तो देखो ऐसे देखते हैं, नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम करें कितनी है? 50। कैपिटल कितनी आई? 10 लाख इधर आई तो 40 लाख, और 12,50 इधर आई तो 27,50 बचा। 27,50 किस में ट्रांसफर कर दोगे आप? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कुछ दिक्कत परेशानी बताओ भाई, बताओ। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे, क्या बोल दे भाई, देखना यहाँ पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पैसे मंगाया बट सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, हो सकता है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे मंगाए बट सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, सही है ना बात। तो क्या हो जाता है? कॉल्स इन एरियर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? या तो ये हो सकता है क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर रिसीव हो जाए, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान से सुनना बात को। आपके क्वेश्चन में लिखा है ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिया था कि 70 पेड अप है, 30 मैंने कॉल किया बट नहीं आया पैसा, तो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में। अगर पैसा आ गया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन। ऐसा भी हो सकता है पैसा ना आए तो आप क्या कर देते हो? शेयर्स को फोरफीट कर देते हो। क्या कर देते हो भाई? शेयर्स को फोरफीट कर देते हो। फोरफीट करने की एंट्री तो याद है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर्स भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन को देखना अब, इलस्ट्रेशन नंबर 10, और क्लैरिटी आएगी भाई। विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 9 अबव, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के डिटेल्स का यूज करके फर्दर अज्यूमिंग डेट, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, क्या अज्यूम करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल। जो फाइनल कॉल की, कितने शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाए? 2000 शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे पाए। You are asked to pass the necessary journal entries and show the relevant extracts from the balance sheet as on 31st March 2022 with the corresponding figures as on 31st December 2021, assuming that the shares in defaults are forfeited after giving proper notices। ये shares जो default में थे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उसको क्या कर दिया आपने? forfeit कर दिया है। क्या कर दिया भाई? forfeit कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या की थी अपन ने? 30 रुपये की कॉल की थी। कितने पैसे की कॉल थी वो? 15 लाख की। बट इस 15 लाख में से 50,000 में से 2,000 लोगों ने नहीं दिए, तो कितने लोगों ने दे दिए? 48,000 ने। 48,000 ने कितने दिए होंगे? 30 रुपये, कितने आ गए? 14,40,000। कितने लोगों ने नहीं दिए? 2,000। तो 2,000 इंटू 30, 60,000 किस में चला गया? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। किस में चला गया? यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दो। अब क्या करेंगे? इन शेयर्स को, जो डिफॉल्ट वाले शेयर्स थे, क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया। क्या एंट्री करते थे फोरफीट की? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप कितना था? 100, 2,000 कितना आ गया? 2 लाख। जितना पे कर दिया उन्होंने उसको क्या कर देंगे? फोरफीट। कितने पैसे पे नहीं किए? सिर्फ 30, यानी 70 पे कर दिए, तो 2,000 इंटू 70 कितना आ जाएगा? 1,40,000 फोरफिटेड में। और कॉल्स इन एरियर्स में कितना आ जाएगा? 60,000। ये चीज़ समझ में आई है? ये शेयर्स का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया? शेयर्स का। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ, ये इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सी ड्यू डेट आई बताओ? कौन सी ड्यू डेट आई बताओ? अलॉटमेंट की नहीं, एप्लीकेशन की। किसकी आई सबसे पहले? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में कितने पैसे मिलने वाले थे? अपन ने कितने शेयर इशू किए थे? तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या? देखना एक बार, है ना, देख लेना बेटा हुआ क्या है। फिर से इधर देख लो एक बार। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चन है ना, आगे पीछे होना पड़ेगा थोड़ा। बेटा देखना यहाँ पर 30 रुपये मैंने मंगाए थे, कितने से? 50,000 से। तो बेटा मैंने पैसे कितने मंगाए थे? 15 लाख।
बट कितने लोगों ने नहीं दिए? 2000 ने नहीं दिए, यानी 50,000 लोगों से मंगाए तो 2000 ने नहीं दिए, तो कितनों ने दे दिए? 48,000 ने। कितने दिए होंगे? 30, इतना मिल गया होगा। मेरे लिए कॉल्स एंड एरियर्स कितनी हो गई? 2000 इंटू 30 कितनी हो गई? 60,000। वो बोल रहे हैं इन शेयर्स को कर दो फॉरफिट। क्या कर दो? तो कॉल्ड अप को डेबिट किया अपन ने, कॉल्ड अप 20,000 से कितना मंगाया होगा? 100। किसको क्रेडिट कर दिया? फॉरफिटेड को। कितना दे दिया होगा इन्होंने? 70। किसको क्रेडिट कर दिया? कॉल्स इन एरियर्स को। कितना आएगा उसमें? 60,000। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद अपन ने फ्रेश इशू किया था जिस पर 20 रुपये किस पर मिल रहे थे? एप्लीकेशन पर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 50। तो एंट्री कर दें इसमें। एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ये देखो ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी? 10 लाख। अब इसके बाद एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री हो गई, सही है। फिर बैंक में एंट्री होगी, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। कुछ दिक्कत है? ये सिमिलर एंट्री पिछले क्वेश्चन जैसी, सही है। अब इसके बाद क्या होने वाला है? रिडेम्पशन। क्या होने वाला है? रिडेम्पशन सिर्फ किस शेयर होल्डर का होता है? फुली पेड अप। बताओ इधर किसने पैसे नहीं दिए थे? 2000 वाले ने। 50,000 थे टोटल, 2000 वाले ने नहीं दिए। कितने बच गए? 48। इसी 48 का क्या होगा? रिडेम्पशन हो रहा है। तो 48,000 का जब रिडेम्पशन हो रहा है तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई? 48 लाख। इस पे कितना परसेंट? 5%। कितना हो गया? 2 लाख। तो कितना पैसा लौटाना है? 50,40,000 लौटा दें। तो 50,40,000 डेबिटेड टू बैंक। ये प्रीमियम कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना है? पीएनएल से। तो पीएनएल से प्रोवाइड फॉर कर दिया। क्या बच गया? सिर्फ जनरल रिजर्व में, सॉरी सीआरआर में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है। बताओ कितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है? 48 लाख। कितने शेयर कैपिटल आई है? बताओ 10 लाख आई थी एक बार, और एक बार 12,50,000, यानी 22,50,000। तो कितना बच गया? 25,50,000 किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। कुछ दिक्कत है? कोई परेशानी है? फिर से देखो, एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। फिर से देख लो भाई, कितने एक प्रेफरेंस शेयर्स थे? 50। इसमें से 2000 ने क्या कर दिया भाई? डिफ़ॉल्ट। तो कितने की रीपेमेंट है? सिर्फ 48,000। फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो 48 लाख पैसे लौटाने थे। और इस पे प्रीमियम कितना था बता दो? 5%। कितना होता है वो? 2,40,000। ये कितना आ जाएगा? 50 लाख। इतनी रीपेमेंट करनी थी अपने को, सही है बात? कितनी रीपेमेंट है? 50 लाख। ये वाली चीज़ समझ में आ गई? कर दें रीपेमेंट, तो टू बैंक करके कर देंगे रीपेमेंट। अब देखना सीआरआर वाला ट्रांसफ़र। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की? 48 लाख माइनस क्या है? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कितने का था? देखो एक बार एंट्रीज देखते हैं। एक बार 10 लाख था, एक बार 12,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख प्लस 12,50,000 कितना होता है? 22 लाख। दोनों को आप माइनस करोगे कितना आ रहा था? 25 लाख। ये किधर ट्रांसफ़र हो रहा है? सीआरआर में। कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? ये चीज़ क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ जाऊँ मैं? देखना भाई, एक क्वेश्चन बच, खत्म करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2023। बी लिमिटेड की बुक्स है भाई, क्या बैलेंसेस दे रहे हैं? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ कितना? 10। 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना है भाई? 10 ईच फुली पेड अप है। ओके, तो 18,000 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई? 1 लाख। और एक और है भाई रिडीमेबल 10 ईच, 8 पेड अप है इसमें। ये कब इशू किए? 1 अप्रैल 22 में इशू किए हैं इसको, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पीएनएल में कितना है? 80,000। जनरल रिजर्व कितना है? 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15। कैपिटल रिजर्व कितना है? 21,000। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज़ 10 ईच इशूड है 10% प्रीमियम। तो इशू प्राइस कितनी हो गई? 11। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडेम्पशन हो रहा है किस प्रीमियम पर? 2 रुपये। अब ये बोल रहे हैं द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच फुली पेड आर नॉट नोन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ढूंढने गए रीपेमेंट के लिए, बट 100 शेयर्स जो होल्ड करते थे उनकी पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पेमेंट करना है। इनके बारे में भी पता नहीं है, लापता है। क्या ये? इसके बाद बोनस इशू किया है। अब बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन डेट डेट आउट ऑफ द सीआरआर अकाउंट। बेटा बोनस इशू किया है, क्या रेशियो रखा है? 2:5। अगर 2 हैं तो कितने, सॉरी 5 है तो कितने देंगे? 2 देंगे। हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस।
जो इक्विटी शेयर्स आप रिडेम्पशन के लिए इशू कर रहे हो ना, उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस किनको मिल रहा है? ओरिजिनल वालों को। किसको मिल रहा है? यहाँ तक सही है, जनरल एंट्रीज दिखाना है। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, बारी बारी से चालू हो जाएं। सबसे पहले फ्रेश इशू कर दें। सबसे पहले क्या कर दें? फ्रेश इशू कर दें। फ्रेश इशू से क्या आएगा बताओ? पैसा आएगा। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन? 3000। कितनी इशू प्राइस है? 11। कितना पैसा आएगा बच्चों? 33,000। देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000। 3,000 किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। किस में जाएगा? कुछ दिक्कत? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट हो रही है, रिडेम्पशन हो रहा है। सिर्फ किसका रिडेम्पशन हो सकता है? फुल्ली पेड अप वालों का। तो इनका होगा क्या? सिर्फ इनका करना है अपने को, 18,000 वालों का। 18,000 वालों को कितना प्रीमियम है? 2 रुपया पर शेयर। तो प्रीमियम कितना हो गया? 36। तो 180 डेबिट हुआ, 36,000 से प्रीमियम डेबिट हो गया। कितना पैसा वापस करना है? 2,16,000। कर दे वापस? ये कर दिया भाई वापस, ठीक है। बट वापस करते वक्त हरकत हुई थी। क्या हरकत हुई थी बताओ? 100 शेयर्स कहाँ था? वेयर अबाउट कहाँ लिखा है? 100 शेयर्स वाले गायब हैं। बताओ 100 शेयर्स वाले क्या हैं? गायब, लापता हैं वो। भाई मैं तो रीपेमेंट कितने की करना चाह रहा था? 18 की। कितने की करना चाह रहा था? बट अब मुझे सिर्फ कितने की करनी पड़ रही है? 17,900 की। कितने की बेटा? 17,900 पे मैं क्या दूंगा? 10 दूंगा। और प्लस 17,900 पे क्या दूंगा बताओ? 2 ना, 2 प्रीमियम है ना भाई, इसकी फेस वैल्यू 10 ही है ना। हाँ, तो 17,900 को पहले तो मैं 10 दूंगा और 17,900 को 2 रुपया क्या दूंगा? प्रीमियम दूंगा। बाकी ये 100 वाले को दे पाऊंगा क्या? वो गायब हो चुके हैं भाई। बैंक होगा क्या? क्रेडिट नहीं होगा ना। एक बार देखो ये अमाउंट आ रहा है ना, ठीक है। तो इतना पेमेंट चले जाएगा। किसको चले जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितना पेमेंट बच गया बताओ? 100 शेयर होल्डर्स का पेमेंट बच गया, क्योंकि वो गायब है, वो अपने पास है नहीं कहीं। ये चीज़ समझ में आई है आपको? बैंक में सिर्फ किसकी पेमेंट हुई है? 17,900 की। नेक्स्ट अपना रहता है कि भाई ये जो प्रीमियम है ये कहाँ से प्रोवाइड फॉर करना होता है? बता दो भाई। पीएनएल से ये प्रोवाइड फॉर कर दिया। देखो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद क्या बच गया? सीआरआर। कितना नॉमिनल वैल्यू था भाई बताओ? 180। कितना इक्विटी इशू हुआ है? 30। कितना ट्रांसफर होगा? 1,50,000। कहाँ से ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व से। फिर कहाँ से? पीएनएल से। कुछ दिक्कत है बताओ भाई? कुछ दिक्कत है? ये सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब अपने को क्या इशू करना है? बोनस। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बोनस तक कोई दिक्कत परेशानी? तुम समझे 100 शेयर होल्डर्स के वेयर अबाउट्स अपने को नहीं मिल रहे, यानी उनको पेमेंट अपन नहीं कर पाएंगे। मैं कितने को पेमेंट करना चाह रहा था? 18,000 को। 100 को नहीं कर पाऊंगा, तो कितने को कर दूंगा? 17,900। 17,900 की फेस वैल्यू 10 पर पेमेंट है और 17,900 वालों को प्रीमियम भी है 2 रुपये का। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 2,14,800। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का फॉर्मूला वही, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। कितना? 180 माइनस कितना प्रोसीड हुआ? 30,000 माइनस कर दो, कितना गया? 1,50,000। ये अपन ने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिए। यहाँ तक सही है। अब अपने को क्या देना है? क्या करना है भाई? बोनस। बोनस में क्या बोला? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 एल्डर। 5 के बदले कितने? 2। तो 30,000 के बदले कितने हो जाएंगे? 5 के बदले 2 हैं, तो 30,000 के बदले कितने हो जाएंगे बताओ? 5 के बदले 2, तो 30,000 के बदले कितना? 12,000। कितनी फेस वैल्यू है? 10 के। कहाँ से दे रही है बोनस? सीआरआर से। तो सीआरआर को डेबिट कर दूं कितने से? 1,20,000। क्रेडिट क्या हो जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स। दे दें इनको बोनस। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना गया? 1,20,000। कुछ दिक्कत है बताओ भाई? कोई परेशानी इसमें? तुम समझ गए? वेयर अबाउट्स 100 के अगर अपने को नहीं मिल रहे तो उनको पेमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, इसलिए बचा हुआ ही पेमेंट होगा। भाई क्लियर है ना? कर लोगे अभी क्वेश्चन? ठीक है, ख़त्म करें। आई होपफुली आपको लेक्चर हेल्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अपन कल मिलते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।